डायबिटीज के मरीज का यक्ष प्रश्न एक ही है, क्या मेरी डायबिटीज रिवर्स हो पाएगी। कुछ मरीज ये भी कहते हैं क्या मेरा इंसुलिन छूट पाएगा, क्या मेरी दवाइयां छूट पाएंगी। तो आज मैं इसका इन लेंथ आपको जवाब दूंगा कि क्या आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, डायबिटीज मोर ओवर दो प्रकार की ब्रॉड वे में है जिसके 99% पेशेंट हैं। 10% टाइप 1 डायबिटीज, लगभग 90% के आसपास टाइप 2 डायबिटीज। जहां तक टाइप 1 डायबिटीज का सवाल है, अक्सर ये बच्चों के अंदर होती है और इसके अंदर आपके पैनक्रियास की जो बीटा सेल हैं वो एक हार्मोन इंसुलिन बनाने में असमर्थ होती हैं क्योंकि बीटा सेल डैमेज हो जाती हैं। अब शरीर में अगर इंसुलिन है नहीं तो ये जो ग्लूकोज ब्लड फ्लो में है वो सेल के अंदर जा नहीं पाता, खून के अंदर शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है, आप डायबिटिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इंजेक्शंस के माध्यम से इंसुलिन लेते हैं और अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं। अब यहां सबसे बड़ी समस्या आती है कि मरीज के इंसुलिन के डोजेस डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, 20, 50, 100, 200 इंटरनेशनल यूनिट। तो यदि आप डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो इसमें भारी कमी लाई जा सकती है, आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आप दिन भर के लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन के द्वारा अपने इंसुलिन के डोजेस को 10, 15 या 20 इंटरनेशनल यूनिट तक लिमिट कर सकते हैं। तो LDCF डाइट को सभी टाइप 1 डायबिटीज के मरीज फॉलो करें। इस डाइट का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं। अब जहां तक सवाल है टाइप 2 डायबिटीज का, जिसके 90% पेशेंट हैं, तो वो अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं, चाहे उनकी डायबिटीज रिसेंटली डायग्नोज हुई हो या 5, 10, 15 या 20 साल पुरानी ही क्यों ना हो। इसे किया जा सकता है अगर आप अपने शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन कर लें तो। अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन करने से मेरा मतलब क्या है, या इंसुलिन के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको नलीफाई कर ले तो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। और इसके कई साक्षात्कार मैंने मेरे YouTube चैनल पर और Facebook पर डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पर उसके बाद भी मरीज का अक्सर यही एक यक्ष प्रश्न बना रहता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। जब आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो मीठा हो शक्कर के रूप में या गुड़ के रूप में, या वो फीका हो स्टार्च के रूप में जो चावल के अंदर या फिर रोटी के अंदर आता है, ये आपके पेट में जाने के बाद ग्लूकोज बनाता है, खून के फ्लो में पहुंचता है और पैनक्रियास से इसके रेस्पॉन्स में एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ये इंसुलिन आपके शरीर की ट्रिलियंस ऑफ सेल के अंदर एक चाबी के जैसा काम करता है और चैनल्स को ओपन करके ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है। तो खून के अंदर शक्कर की मात्रा 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के आसपास बैलेंस रहती है, ये होमियोस्टेसिस बनी रहती है। अब जब भी ब्लड शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलेगा, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देगा। जब भी कम हो जाएगा तो लिवर उसको टॉप अप कर देगा, ये बैलेंस बना रहता है। पर जब बड़ी मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बड़ी मात्रा में उसको मैनेज करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। तो जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तो सेल को भी बड़ी मात्रा में ग्लूकोज मिलता है। तो ये ग्लूकोज का काम क्या है, इसको बर्न करना, आपको एनर्जी देना। अगर एनर्जी का काम पूरा खत्म हो चुका है तो जो एक्सेस ग्लूकोज पड़ा है वो शरीर के किसी काम का नहीं, और शरीर में इसके स्टोरेज के कोई स्टॉक्स नहीं है, कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में लिवर इसको ब्लड से पुल करता है, फैट में कन्वर्ट करता है और फिर फैटी लिवर हो जाता है और इसी ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में भेज देता है, आपके पूरे शरीर में आपको ओबीज करता है। तो एक तरफ आपका वजन बढ़ता है, दूसरी तरफ इसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन की डे बाय डे मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लगती है क्योंकि आप बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। फिर इन सेल के अंदर धीरे धीरे इस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आने लगता है क्योंकि सेल इसके लिए टॉक्सिक होते जाते हैं। तो सेल अपने को बचाने के लिए एक प्रिजर्वेशन सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत
इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं। इसे बिल्ड होने में 5, 10 या 15 साल लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी फैट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर फैट हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी है तो 100-125 किलो वजन होने तक भी आप डायबिटिक नहीं होंगे। अगर फैट हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मल से 5-10% भी अगर आपका वजन बढ़ गया आप डायबिटिक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा होता है, 2 गुना और 3 गुना, पर वो इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने में सक्षम नहीं है क्योंकि सेल नाराज होकर के बैठी है, उसमें रेजिस्टेंस आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेल को मना लिया जाए तो डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि सेल स्वेच्छा से इस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने लगेगी। पर सेल का कहना है कि मैं इस एक्सेस ग्लूकोज के लिए टॉक्सिक हूं। अब गलती क्या होती है, या मैं बोलूं आजकल ट्रीटमेंट किस प्रकार का होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई लिख के देते हैं। जो सबसे पहली दवाई आपके लाइफ में आती है वो है बाइगोनाइड्स, या जिसे कहते हैं मेटफॉर्मिन। ये दवाई आपके उसी सेल का जो इस ग्लूकोज को अंदर ले नहीं रही थी, इंसुलिन की अनसुनी कर रही थी, इसकी टेम्परेरी जब तक दवाई का असर रहता है सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देती है। तो होता क्या है, खून की शक्कर सेल में चली जाती है। पर यहां नाराजगी सेल की क्या थी कि भाई आप भर भर के शक्कर ला रहे हो, मैं उसके लिए टॉक्सिक हूं, मुझे नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती गोली के इन्फ्लुएंस में उस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल रहे हैं। तो ये तो जोर जबरदस्ती हो गया। ऐसी स्थिति में आपकी ब्लड शुगर मेंटेन हो जाती है, आप हैप्पी हो जाते हैं, पर आपके सेल नाराज हो जाते हैं। और ये नाराजगी ओवर अ पीरियड फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है सेल में। और फिर आपने देखा होगा मरीज अक्सर बोलते हैं शुरुआत तो मेटफॉर्मिन से हुई थी, 500 मिलीग्राम एक टाइम था, फिर 2 टाइम हुआ, फिर 1 ग्राम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, फिर 2 गोली हुई, तीसरी गोली ऐड हुई, चौथी ऐड हुई। अब डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। आप उसी सेल को जिद के ऊपर लाके छोड़ते हैं। तो होता क्या है, पहला ग्रुप बाइगोनाइड्स का मेटफॉर्मिन के रूप में, फिर आपके जीवन में दूसरा ग्रुप आता है जो है अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर का, और इसमें आपने अक्सर इस्तेमाल किया होगा ए कार्बोस को। तो ये दवाई जो है वो आपके पेट में जब भोजन पहुंचता है तो उसमें जो स्टार्च होता है जो टूट के ग्लूकोज में बदलता है डाइजेशन से, उसको टूटने नहीं देता। तो ये आपके टॉयलेट के अंदर निकलने लगता है स्टार्च। तो जब ये टॉयलेट में जाएगा तो ढेर सारी गैस बनेंगी क्योंकि आपके बैक्टीरिया पेट के अंदर होते हैं। तो इससे आपका पेट अपसेट रहने लगता है। ये दूसरी दवाई ऐड हो जाती है। ये दवाई इस ग्लूकोज को ब्लड फ्लो में जाने ही नहीं देती। तो आप खाने का आनंद लेते हैं परंतु खून के अंदर ये शक्कर नहीं जाती, टॉयलेट में चली जाती है, पर इसका साइड इफेक्ट गैस के रूप में आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में जब इससे भी आपकी ब्लड शुगर मैनेज नहीं होती, वही जिद देखिए, सेल ने मना किया है पर हम लगातार उस ग्लूकोज को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला तरीका क्या अपनाया, सेंसिटिविटी सेल का इंप्रूव किया। दूसरा तरीका क्या अपनाया, इस ग्लूकोज को ब्लड में जाने ही नहीं दिया। अब तीसरा तरीका क्या अपनाते हैं, इस ग्लूकोज को SGLT2 इनहिबिटर्स के माध्यम से यूरिन से बाहर निकालते हैं। तो इसमें आने वाली दवाइयां आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैनाग्लिफाजोन, डेपाग्लिफाजोन या फिर एम्पाग्लिफाजोन, इस प्रकार की दवाइयां आपके प्रिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। तो ये यूरिन के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको फेंकना शुरू करती हैं। तो पहले हमने एब्जॉर्ब नहीं होने दिया ग्लूकोज को, एब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन से बाहर फेंक दिया। तो इसके कारण किडनी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि अगर यूरिन में बड़ी मात्रा के अंदर ग्लूकोज होगा तो यूरिन के इन्फेक्शंस भी होंगे। तीसरा, हमने सेल की सेंसिटिविटी इंप्रूव करके जबरदस्ती क्रेम किया इस ग्लूकोज को सेल के अंदर, वो भी गलत काम हम कर रहे हैं। फिर चौथा एक ग्रुप आता है जो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके अंदर GLP-1 एगोनिस्ट आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा कुछ इंजेक्शन जैसे विक्टोजा या सेमाग्लिटेनाइड, इस प्रकार की दवाइयां आपने देखी होंगी, या इसके अपार्ट DPP-4 इनहिबिटर्स आते हैं।
आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा मैग्लेटिनाइड्स होते हैं, जिसमें नेटाग्लिनाइड्स या फिर रेपाग्लिनाइड आपके प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां आती हैं, या फिर कई सल्फोनाइल यूरिया आपके प्रिस्क्रिप्शन में आते हैं जो सीधा इंसुलिन के फ्लो को बढ़ाते हैं। और जब इंसुलिन आपके ब्लड में बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपकी ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल आने लगेगी, पर उन सेल के अंदर जबरदस्ती इस शुगर को क्रैम किया जाता है, जिसके अंदर ग्लिमिप्राइड, ग्लाइपिजाइड या फिर ग्लाइब्यूराइड इस प्रकार की दवाइयां आपके प्रिस्क्रिप्शन में आती हैं। और ये दवाइयां धीरे धीरे आपके बीटा सेल्स को डैमेज करती जाती हैं और आखिरी में फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होंगे। तो ये इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डे बाय डे आपके सेल्स में बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप इंसुलिन के इंजेक्शंस तक पहुंच जाते हैं। अब आपके सेल डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण डायबिटिक फुट की समस्या आती है, किडनी डैमेज होती है, आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रेन प्रॉब्लम आती है, आपके आईज में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार के टिश्यू डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को करने की जगह यदि आप अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ही घटा दें तो ब्लड शुगर को इजीली मैनेज किया जा सकता है और आपको इन दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में 2 गुना 3 गुना इंसुलिन डे 1 पर बन रहा है। देखिए होता क्या है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं कि आप खाने में कुछ भी खाइए, मैं आपकी दवाइयां इस प्रकार से दूंगा कि आपकी ब्लड शुगर सही से मैनेज हो जाएगी। वहीं मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूं आप फूड मेरी चॉइस से लीजिए, तो आपकी ही चॉइस से, पर मेरे सिलेक्शन के हिसाब से लीजिए, तो आपको उन दवाइयों का सेवन ही नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे। तो अब अगर डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस को आप एडॉप्ट करते हैं तो अपनी टाइप 2 डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। और इसके कई इंटरव्यूज मैंने अपने चैनल पर, पोर्टल पर डाले भी हैं, इवन फेसबुक पर भी मैंने शेयर किए हैं, उन्हें आप जाकर के सुन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना बहुत आसान है। आपको इसके लिए अपनी समझ बनानी होगी और अक्सर इसके लिए मैं आपको कोर्सेज के बारे में गाइड करता हूं। और ये कोर्सेज अब काफी रीजनेबल प्राइस पर लगभग 3,500 से ये शुरू होते हैं। आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको वो वीडियोस दिखाए गए हैं जिनके माध्यम से आपकी ये समझ बनती है कि आप डायबिटिक क्यों हुए, आप किस प्रकार से डायबिटीज से बच सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट करने से आपको आज की तारीख में समझ में आएगा कि आप डायबिटीज के किस जंक्चर पर खड़े हैं, क्या आपकी डायबिटीज रिवर्स होने की स्थिति में है। इसके साथ में वो फूड आपको गाइड किए जाते हैं जिससे किसी भी प्रकार का टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन के साथ, दवाइयों के साथ कोई भी मरीज हो डायबिटीज का अपने ब्लड शुगर के लेवल्स में लाभ पा सकता है। तो इसका जरूर आप हिस्सा बने। फिर फूड को मॉडिफिकेशन करने के इसके अंदर कुकिंग शोज हैं, उनका आप देख करके, उनको आजमा करके, अपने लाइफ में उनको ला करके आप अपने खाने के शुगर को कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में उसमें डाइट चार्ट उपलब्ध हैं, डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। डाइटिशियन का पूरा 1 साल के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, इसका ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस मिलता है, मंथली मीटिंग मिलती है जिसके अंदर आप मुझसे अपनी क्वेरीज, शंकाओं का समाधान पा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के माध्यम से आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हैं, एक है मीठा और एक है फीका। अब यहां मैं आपको इजी भाषा में समझाना चाहूंगा कि यदि आप शक्कर खाते हैं तो वो 100% कार्बोहाइड्रेट है, उसमें है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। पर वहीं अगर आप गुड़ खाते हैं तो वो है 90 से 98% तक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो कई लोग अनजाने में गुड़ खा लेते हैं ये सोच करके कि ये नेचुरल है, पर ये भी शक्कर के जितना ही डेंजरस है। फिर तीसरी चीज जो आती है इस कैटेगरी में, चाहे फिर वो खांड हो या मैं जिक्र करूंगा हनी का। हनी लगभग 80 to 82%
शुगर है। जी हाँ, भले ये नेचुरल है पर ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि चावल, कॉर्नफ्लेक्स, साबूदाना, जी हाँ, ये भी 80% ही शुगर है, पर ये फीके शुगर है स्टार्च फॉर्म में, तो ये भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो चाहे कुरमुरा हो, पोहा हो, इडली डोसा हो। इसके बाद में देखिए, मैं यहां समझ डेवलप करने की बात कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो यही समझ हम रिवर्सल कोर्सेज के अंदर आपकी डेवलप कराते हैं और आपको पिक एंड चूज करना सिखाते हैं कि अगर 100 खाने की चीजें रखी हैं तो आप अपना भोजन किस प्रकार से सिलेक्ट करें, तो उसका आप हिस्सा बने। फिर 60% जो शुगर आता है वो आता है काजू कतली में। जी हां, डायबिटीज के मरीज काजू कतली भी नहीं खाते, उसमें मात्र 60% शक्कर है। परंतु गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन, इन सभी में 55 से 65% शक्कर है। जी हां, ये काजू कतली के ही बराबर है। वो बात अलग है, काजू कतली में रिफाइंड शुगर डली है, इनमें रिफाइंड नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, फाइबर के साथ है, तो धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ाएगा, पर बढ़ाएगा जरूर। तो आप अपनी डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते इन अनाजों के सेवन के साथ। तो आपको कोर्सेज में सिखाया जाता है कि किस प्रकार आप रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं, पर मॉडिफाई करके, जिससे इनका सेवन करते हुए आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल और रिवर्स कर सकें। फिर यदि आपको सब्जियां खानी है तो कुछ सब्जियां जैसे आलू, उसको अवॉइड करना होगा। वहीं आप भिंडी, बैगन, दूधी, इस प्रकार की भाजियां आप खा सकते हैं, या किसी भी प्रकार की ग्रीन लीफी वेजिटेबल, चॉइस आपकी है। अब यदि आप अपनी दवाइयां छोड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी मदद लें, कोर्सेज की मदद लें, सबमिट करें और हेल्प लें मेरी टीम की और मेरी। थैंक यू वेरी मच।